हैं अमेरिका और जापान के जो रिलेशन है उनके विषय में। और क्योंकि आपने न्यूज सुन लिया होगा, क्योंकि ये जो न्यूज है बहुत ज्यादा मार्केट में फ्लरिश कर रही है। और देखिए, मैंने इसी पर लगभग से 5 महीना पहले एक वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि क्या वास्तव में जापान दुनिया में तबाही लाने वाला है। और देखिए, आज उसी स्थिति में हम आकर के खड़े हो चुके हैं। आप जानते हैं हेनरी किसिंजर का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने एक बार कहा था कि अमेरिका का जो दुश्मनी है वो खतरनाक है, लेकिन दोस्ती उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और इसका जीता जागता उदाहरण आज जापान है जो आपके सामने दिख रहा है। देखिए, अमेरिका ने जापान को कैसे बर्बाद किया है, इसकी पूरी जो कहानी है वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। किस प्रकार से अमेरिका के द्वारा जापान की जो पॉलिसीज हैं उन्हें प्रभावित किया गया। वहां पर जो ब्याज की जो दरें हैं वो लगभग 1% के आसपास रखी गई। और साथ ही साथ में आपने देखेंगे कि अमेरिका के अंदर ये 3 से 4% के आसपास रखी गई, यानी कि डिफरेंस आपको 2 से 3% का मिलेगा। साथ ही साथ में आप देखेंगे, मैं जो कि आपको यहां दिखाने वाला भी हूं, अमेरिका के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा जो निवेश करने वाला देश है वो जापान है। लगभग 1.11 ट्रिलियन डॉलर का जो है वो निवेश किया हुआ है किसके अंदर, ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर। अब ये 2-3 स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जापान के अंदर इनका जो डेमोग्राफी चेंज है आप देखिए वो कितनी तेजी से हो रहा है। वहां का जो टीएफआर है वो लगातार गिर रहा है और ये भयावह स्थिति बन चुकी है। आइए देखते हैं और देखिए आंकड़ों के साथ आप इसे देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अमेरिका के अंदर अगर आप ये देखें तो आपको शायद इसे देखिए, पहले आप डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके ऊपर लगातार कई सारे आरोप लगे हैं कि ये जो आप जानते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगे हैं। अच्छा, वो बार बार ये कहते हैं कि देखिए मैं राइट विंग का हूं, इसलिए मुझे ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है या फिर ये लेफ्टिस्ट जो पत्रकार है मुझे टारगेट करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि फैक्ट तो फैक्ट होते हैं। लगातार 6 ऐसे बड़े मौके आए हैं जिन पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किसी तरीका की कोई घोषणा की गई है। उसके तुरंत बाद आप देखिए मिस्ट्री ट्रेडर्स की एक बाढ़ आई और लगभग करोड़ों डॉलर्स यहां से कमा करके वो निकल चुके हैं। आप देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग का ये पूरा विवाद जो है फ्यूचर्स मार्केट और विदेशी मुद्रा बाजार से जुड़ा हुआ है। इसे आसान शब्दों में आप देखिए, इसे बोलते हैं मिस्टीरियस ट्रेडिंग। ट्रंप राष्ट्रपति रहते हुए जब भी उन्होंने चीन के साथ ट्रेड वार और टैक्स या किसी देश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की तो उससे ठीक पहले मार्केट में अचानक बहुत बड़ा उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला। बड़ा मुनाफा लेकर के लोग बाहर हो गए। और आप जानते हैं कि जब भी मार्केट में जो बड़े टाइकून्स होते हैं अगर वो मुनाफा लेकर के बाहर निकल जाते हैं तो मुनाफा कहीं और से नहीं आता, वो मेरी और आपकी जेब से आता है। यानी कि जो छोटे निवेशक होते हैं वो उनकी जेब से जाता है। और लगातार अगर देखिए ये 1 बार 2 बार 3 बार चलो हो सकता है कि कोई कोइंसिडेंस हो गया हो, लेकिन बार बार 6 बार ऐसा हो सका है, हाँ हुआ है। और इसमें लगा है कि भेदिया बाजार के आरोप जो है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगे हुए हैं। अब उसके लिए वो अलग अलग तरीका से बचाव भी करते हैं अपना। अगर आप जापान और अमेरिका का जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो रहस्यमय ये जो स्थिति बनी हुई है इसके लिए आपको कैरी ट्रेड को समझना पड़ेगा। अगर आप कैरी ट्रेड को समझ गए तो ये रहस्य भी आप समझ जाएंगे। इसे समझने से पहले आप ये देखिए एक बार तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए जापान के अंदर आप देखेंगे कि जो ब्याज दरें हैं जिन पर आपको रुपए मिल जाएंगे वो है 1%, जबकि यूएसए के अंदर वो कितना है, लगभग 5% है। अब आप देखेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति जो निवेशक है यहां से पैसे लेगा और लेने के बाद में अमेरिका में जाकर के उसे निवेश कर देगा। और अमेरिका के अंदर ये जो उनका जो मार्केट है जिसे हम शेयर मार्केट कहते हैं वो कौन चला रहा है, अधिकांश आप देखोगे तो जापान उसे चला रहा है। अब होता क्या है, यहां से पैसे लिए और यहां जाकर के निवेश किए, किसमें किए, एआई के अंदर निवेश कर दिए ताकि हमें ज्यादा मुनाफा मिलेगा। अब अच्छा आपने तो निवेश कर दिया, लेकिन ये जो निवेशक हैं ये 1% पे ले जाकर के 5% पे निवेश कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो येन है, जो जापान की मुद्रा है, वो क्रैश करना शुरू होती है। आप देखेंगे वो 140 तक पहुंच जाती है और 140 के आसपास जब पहुंचती है तो ये 40 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट जाता है। अब आप समझेंगे कि जब जिस निवेशक ने $100 येन के आसपास लिया था, यानी कि 100 येन बराबर $1, अब उसे 160 येन बराबर $1। इसका मतलब है कि जब वो निवेशक कर्ज चुकाने आएगा तो उसे डबल फायदा होने वाला है, क्योंकि अब करेंसी की वैल्यू कम हो चुकी है। इसे कहते हैं डबल कैरी ट्रेड। अब कैरी ट्रेड का मतलब आप समझ गए, 1% से लेकर के 5% में निवेश करना। जो ये बीच का फायदा है ये कौन कमा रहे हैं, ये बड़े बड़े टाइकून्स कमा रहे हैं, जापान के बड़े बड़े निवेशक ये फायदा कमा रहे हैं। इसकी कीमत कौन चुका रहा है, इसकी कीमत चुका रहे हैं आम
जापानी, यानी कि जो आम छोटे हमारे जैसे जो लोग हैं वो इसकी कीमत चुका रहे हैं। इसीलिए आप जानते होंगे कि जापान के अंदर जो डेमोग्राफी है वो लगातार नीचे जा रही है। क्यों? क्योंकि आज वहां महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि ये जो फायदा उठाने वाले जो लोग हैं ये फायदा उठा करके निकल चुके हैं। अब आप इसे समझेंगे, अब आपको समझ में आएगा। कैरी ट्रेड एक ऐसी वित्तीय रणनीति है जिसे निवेशक किसी कम ब्याज दर वाले देश से सस्ता कर्ज लेकर के उस पैसे को किसी अधिक मुनाफा या फिर ब्याज देने वाले देश की संपत्तियों में निवेश करते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया है कि जापान से 1% कर्ज लेकर के अमेरिका के टेक स्टॉक्स या फिर एआई बबल में पैसा लगाना, येन कैरी ट्रेड का बिल्कुल सटीक उदाहरण है। अब देखिए, सस्ता कर्ज लेना, जैसे कि आप देखिए 1% पर कर्ज ले लिया और जाकर के उसको डॉलर में बदला और जाकर के निवेश कर दिया कहां पर? अमेरिका के अंदर। तो अब यहां पे आपने एक बात देखी कि येन में कर्ज लिया, उसको किस में कन्वर्ट किया? डॉलर में कन्वर्ट किया। तो इससे क्या हुआ? डॉलर की डिमांड बढ़ी। डॉलर की डिमांड बढ़ने से जो उसकी दूसरी जिसके साथ में कंपेटेबल है, जैसे अब यहां भारत के अंदर रुपया हो गया, जापान के अंदर येन हो गया, तो येन की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ी है। अब लगातार जापान का बैंक जो है सस्ता लोन दे रहा है, लगातार डिमांड बढ़ रही है, किसकी? डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। येन कमजोर होता जा रहा है, डॉलर की डिमांड बढ़ती जा रही है। और ये जो स्थिति है किसकी वजह से बनी है? ये है कैरी ट्रेड की वजह से। अच्छा, क्या जापान अपनी मर्जी से ऐसा कर रहा होगा? आप बताइए मुझे। नहीं, इसे कराने वाली अमेरिकन पॉलिसीज है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं उसे भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। लेकिन इसके बाद आप डबल कैरी ट्रेड भी आप देखेंगे तो शायद आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। डबल कैरी ट्रेड क्या है? डबल कैरी ट्रेड है जब एक निवेशक यहां से, जो मैंने आपको बताया कि 140 में खरीदा और 100 में खरीदा और उसको बाद में 140 हो चुकी है येन का प्राइस, इसका मतलब है कि येन कमजोर हो चुकी है और जब वो वापस करेगा तो सस्ती मुद्रा में वापस करने वाला है। तो पहले क्या था? कैरी ट्रेड 1 से 5% वाला, और जब वापस करा तो येन क्रैश कर चुकी है। उसके बाद जब वापस कर रहा तो जब भी फायदा हो रहा है, इसे बोलते हैं डबल कैरी ट्रेड। ये जो डबल कैरी ट्रेड है, देखिए यहां पर आपको दिखेगा, ये है डबल कैरी ट्रेड। जब विदेशी मुद्रा बाजार में किसी भी कमजोर करेंसी की कीमत डॉलर या अन्य मजबूत करेंसी के मुकाबले ज्यादा गिर जाती है, जैसे कि 160 से 180 गिर करके हो जाती है येन, अब देखिए तो निवेशक बहुत बड़ा फायदा होता है। सस्ता कर्ज चुकाना, निवेशक ने जिस कमजोर करेंसी में लोन लिया होता है उसकी वैल्यू घटने के कारण अब उन्हें वापस लौटाने के लिए कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मुनाफे में बढ़ोतरी, कम ब्याज दर वाली सस्ती करेंसी में कर्ज लेकर के जब इसे ऊंची ब्याज दर वाले देशों में इन्वेस्ट किया जाता है तो करेंसी गिरने से निवेश की लागत और कम हो जाती है, जिससे नेट प्रॉफिट यानी कि उनका जो शुद्ध मुनाफा है वो बढ़ जाता है, ब्याज का जो बोझ है वो उन पर कम हो जाता है। तब आप समझ सकते हैं कि ये जो कैरी ट्रेड और डबल कैरी ट्रेड है, जापान की येन को इन्हीं ने मारा है। आज जापान की जो स्थिति आप देख रहे हैं ना, टीएफआर लगातार, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये लगातार गिर रहा है। जापान का जो समाज है आज उसके अंदर एक बच्चा पैदा करना और उसको सरवाइव कराना बहुत बड़ी कीमत है। यही स्थिति आप देखेंगे दक्षिण कोरिया में भी है। यानी कि जहां जहां वो जो पहला मैंने आपको बोला, जो हेनरी किसिंजर ने भी बोला था कि अमेरिका के जो एलाइज हैं उनको इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ रही है, धीरे धीरे वो देश विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाने वाले हैं। अगर आप आज एआई से भी पूछेंगे कि अगर इसी तरीका से जापान का जो टीएफआर है वो गिरता गया तो आने वाले कितने साल और सरवाइव कर पाएगा जापान, दक्षिण कोरिया, यूके, तो आपको समझ में आएगा कि ये स्थिति क्या वैसे ही बनती है फिर यह अमेरिका का कोई साइड इफेक्ट है। तो अब आपको अमेरिका का साइड इफेक्ट यह दिखेगा। अब आप देखिए अमेरिका ने भी इसमें प्रयास किया है। अब आप कहेंगे कि अमेरिका तो बहुत दरिया दिल है कि जापान को बचाने के लिए आ गया। नहीं, दरिया दिल नहीं है। इसे समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर आज आप देखेंगे कि अमेरिका में सबसे ज्यादा जो उनके ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उन्हें खरीदने वाला कौन सा देश है, तो वो कौन है? वो है जापान। कौन है वो? जापान है। यानी कि जापान ने सबसे ज्यादा ट्रेजरी बॉन्ड खरीदे हुए हैं। कितने डॉलर के? यहां देखिए, अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदने के मामले में विदेशी देशी सूची में जापान पहले नंबर पर आता है। अमेरिकी वित्त विभाग के हालिया आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जापान दुनिया में अमेरिका की सरकारी कर्ज, जिसे हम बॉन्ड्स कहते हैं, सबसे बड़ा विदेशी धारक है। यानी कि पहले स्थान पर आता है और कुल जो इनके पास में है वो है 1.11 ट्रिलियन डॉलर। समझिए आप मेरी बात को, 1.11 ट्रिलियन डॉलर ये उनके पास में क्या है? ट्रेजरी बॉन्ड्स है। इसका मतलब समझ रहे ना, अमेरिका पर कर्ज है ये किसका? जापान का। जापान अब क्या करेगा? अब मुझे बताइए, जापान ऑलरेडी इसमें 85
बिलियन डॉलर अपनी मार्केट में अपने येन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले ही जमा कर चुका है, पहले ही मार्केट में पुश कर चुका है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, जब तक कि कैरी ट्रेड रहेगा तब तक आप कितना भी इसके अंदर डाल लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। अब क्या रास्ता बचता है? अब रास्ता बचता है जो जापान की अभी जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि हम अब अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेचने वाले हैं। इसी से अमेरिका घबरा गया, और जो मैंने आपको बताया ना कि ये जो 10 बिलियन से 12 बिलियन डॉलर उन्होंने कहा है कि हम भेजेंगे आपकी मार्केट में, हम डालेंगे डॉलर ताकि। लेकिन मैंने क्या बताया, ये ऊंट के मुंह में जीरा है, इससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये जापान पहले भी करके देख चुका है। लेकिन यहीं पर एक दूसरी बड़ी बात आ जाती है, क्या अमेरिका मार्केट मैनिपुलेटर नहीं है? यहां तो जिस तरीका से अमेरिका ये कार्य कर रहा है, सिर्फ इसके लालच में कर रहा है कि मुझे अपने ये जो बॉन्ड्स है वो ना बेचने पड़े। यानी कि जापान ने अगर अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचना शुरू कर दिया तो वो हो सकता है कि डॉलर बेस्ड बॉन्ड जारी कर दे मार्केट में, क्योंकि 1 ट्रिलियन से ज्यादा है। अगर 500 बिलियन भी बेच दिया तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर फिर क्या करेंगे। और दूसरा क्या कर सकता है, दूसरा भी समझ लीजिए। यानी कि पहला तो यह है कि भाई अमेरिका के अंदर, आप इसे समझेंगे तो शायद आपको और समझ में आएगा। पहला क्या कर सकता है जापान? पहला तो यह कर सकता है कि जो इनके जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उनकी सेल आउट करे। कितना है? 1.1 ट्रिलियन डॉलर। इनमें से हो सकता है कि 50% भी बेच है, तो अमेरिका को पहले क्या करना पड़ेगा? वो पहले ही बहुत ज्यादा डॉलर प्रिंट कर चुके हैं, और भी कर रहे हैं, दिन में हर दिन करते हैं, ठीक है। तो अब उनको और ज्यादा डॉलर प्रिंट करने पड़ेंगे, और जितना डॉलर पुश करा जाएगा मार्केट में उतना ही डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी। अब आप देखिए इन्होंने क्या करा है। तो पहला तो इन्हें यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जापान ये जो 500 बिलियन डॉलर है ये डॉलर बेस्ड बॉन्ड जारी कर दे चाइना की तरह, जैसा चाइना ने किया है। दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि जापान जो सेंट्रल बैंक है, जापान का जो सेंट्रल बैंक है, कहीं वो अपना जो ब्याज दर है उसे बढ़ा ना दे। समझना इस बात को, ये बहुत विशेष पॉइंट है। यानी कि अभी 1% से वो ब्याज दे रहा है, तो भाई क्या करें? किसकी वजह से? ये अभी मैंने आपको जो बताया, किसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि भाई जापान का जो येन है वो लगातार गिर रहा है। उसका कारण है कैरी ट्रेड। अब ये जो कैरी ट्रेड है किसकी वजह से है? अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक की ब्याज दर है और जो जापान के जो ब्याज दर है उनके बीच का जो डिफरेंस है, उसकी वजह से ये कैरी ट्रेड हो रहा है। तो बेहतर क्या होगा? बेहतर यह होगा कि जो अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, अगर वो 5% रखता है तो अमेरिका जापान को 6% रखना चाहिए। देखिए शुरू में इससे भी बहुत सारे नुकसान हैं, ऐसा नहीं है कि जापान ये कर देगा तो इससे फायदा हो जाएगा, नहीं, इससे दूसरे तरीका के इफेक्ट आएंगे इकोनॉमी पे, उससे कभी और बात करेंगे। लेकिन यहां से क्या होगा कि कैरी ट्रेड बंद हो जाएगा। कैरी ट्रेड बंद हो जाएगा तो जितना भी मार्केट के अंदर डॉलर ये पुश करेंगे वो ज्यादा सर्वाइव करेगा, और मुझे लगता है कि येन की रिकवरी करने में यह ज्यादा प्रभावी हो सकता है। लेकिन उससे पहले इनको ब्याज दर बढ़ानी पड़ेंगी। हां, उसके अलग तरीका के नकारात्मक प्रभाव जो है इकोनॉमी पर आएंगे, वो सही बात है। अब अमेरिका इन दोनों बातों से डरा हुआ है। जब अमेरिका इन दोनों बातों से डर गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आएंगे आपकी मदद के लिए, और हम क्या करेंगे? हम 10 बिलियन डॉलर से 12 बिलियन डॉलर आपके यहां पर डालने वाले हैं। लेकिन जापान ने कहा कि हम पहले से ही लगभग 85 बिलियन डॉलर अपनी मार्केट में पुश कर चुके हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। अब ये जो स्थिति है एक भयावह स्थिति बन चुकी है कि वास्तव में अमेरिका पर यहां 2 आरोप लग रहे हैं कि आप मार्केट मैनिपुलेशन कर रहे हैं, और दूसरा जो मैंने आपको बताया, जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर लग रहे हैं कि आप जो है भेदिया ट्रेडिंग करा रहे हैं। एक ये सबसे बड़ी समस्या उनके सामने आ रही है। तो ये दोनों बातें हमें क्या बता रही हैं? हम जो पहले से प्रेडिक्शन कर रहे थे कि जापान के साथ मिलकर के अमेरिका ने जो खेल खेला है, ये आने वाले समय में दुनिया के लिए एक संकट बन सकता है। और अमेरिका का जो ये लालच है कि भाई जो डॉलर है उसका डी डॉलराइजेशन ना हो जाए, कहीं वैकल्पिक मुद्रा की ओर दुनिया ना बढ़ जाए, इसकी वजह से भी अमेरिका इस तरह की घबराहट में आपको दिख रहा है। और ये जो सारी स्थिति बनी है, क्योंकि पहले से भी ये सब चल रहे थे, कैरी ट्रेड तो पहले से भी चल रहा है, लेकिन आप देखे होंगे कि जो वैश्विक उथल पुथल जो भी हुई है, यानी कि यूक्रेन का युद्ध हो गया, अभी मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध हो गया, इसने ये जो जापान की जो स्थिति है इसको और भी भयावह बना दिया है। अब ये महत्वपूर्ण है कि जापान की समस्या केवल उसकी सीमा तक नहीं रहने वाली। आप जानते हैं कि भारत के अंदर जापान के द्वारा, जैसे कि आप जानते हैं कि मेट्रो के प्रोजेक्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो हमारे प्रोजेक्ट हो गए, या फिर भारत के अंदर जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसके अंदर जो इन्वेस्टर्स है, जापान से कितना येन आया हुआ है आप जानते हैं इस अच्छे से। तो जापान भारत के डेवलपमेंट में भी एक महती भूमिका निभा रहा है।
अगर जापान पर का अगर प्रभाव आता है, जो कि अभी जो मैंने आपको समझाया, तो भारत उससे अछूता नहीं रहेगा। अगर भारत इससे अछूता नहीं है तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि हमारे घर तक भी ये आंच आनी ही है। याद रखना इस बात को। तो देखिए ये सब तार आपस में जुड़े हुए हैं। येन का ऐतिहासिक पतन आप देख सकते हैं कि लगातार नीचे आ रहा, 160 से तक पहुंच चुका है। सोचिए पिछले 5 वर्षों में 45% गिरावट, और आगे देखिए 160 तक पहुंच चुका है। कुछ रिकवरी करता है, लेकिन ये रिकवरी तब तक कार्य नहीं करेगी, तब तक ये अपना कैरी ट्रेड को नहीं रोकेंगे, ब्याज दर को नहीं बढ़ाएंगे। नहीं तो अमेरिका के अगर मानो 10 से 12 बिलियन और भी पुश कर दिया जाए तो लौट करके वो दोबारा से फिर अमेरिका की मार्केट में चला जाएगा। अमेरिका को यही डर है कि अगर ये पैसे वापस मांगे तो हमारा जो शेयर मार्केट है वो क्रैश करेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स है वो अमेरिका आएंगे ही नहीं। क्योंकि बराबर अगर ब्याज दर भी हो गया और बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ तो तब भी ये नहीं कर पाएंगे। अब देखिए 90% निर्भरता, जापान अपनी 80 से 90% ऊर्जा की जो लिए वो आयात पर निर्भर है। तो जापान की अपनी समस्याएं हैं, डॉलर की मजबूती, परमाणु ऊर्जा बंद होने और कोयले की कमी के कारण ईंधन आयात के लिए निरंतर डॉलर की आवश्यकता होती है। कमजोर येन का दोहरा प्रहार है, जो मैंने कैरी ट्रेड वाला बताया कि ठीक है भाई, जो आप भी जानते हैं इसको कि जब भी हम ट्रेड करते हैं, ट्रेड जब हम करते हैं तो उसके लिए आप जानते हैं कि डॉलर की आवश्यकता होती है, तो इतना तो सब झेल जाएंगे। भारत भी आप जानते हैं कि 280 बिलियन डॉलर के जब हमने एक वीडियो बनाई थी कि भारत का जो रुपया है वो आखिर रुक क्यों नहीं रहा है, डॉलर के मुकाबले इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है, तो उसके कारण हमने बताया कि लगभग 280 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट और 100 बिलियन डॉलर के जो कमिटमेंट है हमारे जो आरबीआई के, उनकी वजह से हम ज्यादा डॉलर, लगभग 707 बिलियन डॉलर का रिजर्व है। आप सोचिए 707 बिलियन डॉलर का रिजर्व है भारत के आरबीआई के पास में, उसके बाद भी 100 बिलियन डॉलर भी अभी मार्केट में पुश नहीं किए हैं। अगर आप देखेंगे तो लगभग 100 बिलियन डॉलर, और जिनमें से 49 बिलियन डॉलर तो आ चुके हैं ऑलरेडी, और 51 बिलियन डॉलर लगभग 2030 तक भारत में आने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों ही, यानी कि 49 बिलियन और 51 बिलियन, ये दोनों आरबीआई के पास आ रहे हैं, ना कि मार्केट में आ रहे हैं। ये भेद अंतर जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्याज दरें बढ़ाना, जैसे मैंने बताया कि सकारात्मक है, महंगाई को 7% पर नियंत्रण और ये इनकी मजबूती हो सकती है। और दूसरा नकारात्मक जीडीपी, अगर ब्याज दर बढ़ाओगे तो देखिए जीडीपी नीचे जाएगी। तो मैंने जो आपको बता रहा था कि भाई अगर ब्याज दर बढ़ाते तो कैरी ट्रेड तो रुक जाएगा, लेकिन नकारात्मक प्रभाव उसकी अर्थव्यवस्था पर आने वाले हैं। सकारात्मक, सरकार को कर्ज चुकाने में आसानी होगी, ग्रोथ समर्थन होगा, लेकिन नकारात्मक विदेशी निवेश पर पैसा निकाल रहे हैं तो येन और भी कमजोर हो जाएगा। आर्थिक कर्ज लेना सकारात्मक, बुजुर्ग आबादी है, आप जानते हैं जापान, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि जो डेमोग्राफी है उसका सबसे बड़ा जो पतन है वो देखने के लिए मिलता है। जो भी अमेरिका का एलाइज है उसका जो टीएफआर है वो आपको 1 के आसपास या 1 से नीचे मिलेगा, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट आप देखेंगे जो भी अमेरिका के एलाइज है या तो 0.95 या फिर 1 या 1.2 इस तरीका से, क्योंकि उसका भी इतना ही है, अमेरिका का भी इतना ही है। तो आप समझ सकते हैं येन में भारी गिरावट, जापान में निवेशकों द्वारा मुनाफा वसूली, समझ गए, वो जो कैरी ट्रेड। उसके बाद आता है अमेरिकी बॉन्ड्स की मांग में कमी। उसके बाद आता है बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड समझते हैं ना, जो अमेरिका है वो आप जानते हैं कि आपको ट्रेजरी बॉन्ड देता है और ट्रेजरी बॉन्ड पर यील्ड देता है। यील्ड मतलब है एक तरीका से मुनाफा, ब्याज। क्लियर। उसके बाद अमेरिका कर्ज का संकट, अमेरिका सरकार के लिए अपना कर्ज 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष चुकाना अस्थिरता हो जाएगी। अगर ये 1.1 ट्रिलियन डॉलर अगर चुकाने पड़ जाते हैं जापान के लिए अमेरिका को, तो ये उसकी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा सेटबैक पहुंचाएगा। और इसी देखिए ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी यही दिखाती है कि येन 34 साल के सबसे निचले स्तर को छू चुका है। आईएमएफ की रिपोर्ट दिखाती है कि लगभग ऋण का और जीडीपी, यानी कि डेट टू जीडीपी रेशियो लगभग 203% के आसपास है। 203%, आप समझ सकते हैं। यह है निकी एशिया बैंक ऑफ जापान की रिपोर्ट 7% की महंगाई के खिलाफ है। अब देखिए यहां पर समस्या यह भी है कि एक तो आप जानते हैं स्टैगफ्लेशन, अगर जापान के द्वारा ब्याज दर बढ़ाई जाती हैं तो समझिए कि लोन लेना महंगा हो जाएगा। लोन अगर महंगा होता है तो सीधी सी बात है कि आपको रोजगार कम मिलेंगे। अगर रोजगार कम मिलेंगे इसके मतलब है बेरोजगारी बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी। तो बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब है ये स्टैगफ्लेशन की स्थिति है, ये और भी भयावह हो जाएगी। तो ये एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है अब जापान कि इधर गिरे तो कुआं और दूसरी गिरेंगे तो खाई। वैश्विक व्यापार पर असर क्या पड़ेगा? कमजोर येन के कारण जापानी निर्यात दुनिया भर में सस्ते हो जाएंगे, इससे कॉम्पिटेबल तो हो जाएंगे,
दूसरा, इससे अमेरिका और भारत जैसे देशों के स्थानीय उद्योगों को कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलने वाली है। भारत के लिए चेतावनी क्या है? जैसे मैंने बताया है कि लगातार हमारे देश में भी चुनाव जीतने के लिए ये जो फ्रीबीज के नाम पर बांटा जा रहा है, ये अनुत्पादक संपत्तियां जिसे हम बोलते हैं नॉन प्रोडक्टिव असेट्स जो है, रेवड़ी की जो संस्कृति है, इसके जाल से देश फंस सकता है और हमारी भी जो स्थिति है वो जापान जैसी हो सकती है अगर हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम सफल नहीं होता है, या फिर जो हम लेकर के चले हैं वो नहीं होता है, तो हम मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाएंगे और रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले ऐसे ही कमजोर होता चला जाएगा। अगर रुपया अगर डॉलर के मुकाबले अगर इसी तरीका से गिरता है तो आने वाले इस समय में भारत की स्थिति भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी। तो भारत को इससे एक एग्जाम्पल के तौर पर इसे लेना चाहिए और मुझे लगता है कि भारत थोड़ी सी स्थिति अलग है जो कि कैरी ट्रेड वाली नहीं है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था उसे अमेरिका सीधे प्रभावित नहीं करता है, लेकिन जापान की स्थिति दूसरी है। तो कुछ मिले जुले आप बताइए कि भारत इससे और क्या सीख ले सकता है। अगर कोई कमी रही होगी तो आप इसमें सजेशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में और मुझे बताइए कि और इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।